हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एल.एम. शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर से कंप्लीट जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का सीरीज नंबर 9 लेकर उपस्थित हुए हैं। आप 1 से 8 तक का जितने भी सीरीज है उसे आप अच्छे से देखें तो आप क्वेश्चन पूछने की जो प्रकृति है आयोग द्वारा उसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। और ये सीरीज काफ़ी ही उपयोगी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सारे ऑप्शन को मैं अच्छे से डिस्कस करता हूं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं वो भी आपसे बन सके। अर्थात इस 20 क्वेश्चन के सीरीज में आपका लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारा एक एप्लीकेशन है जेएसएससी एजुकेशन के नाम से, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आप फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया अपना रैंक भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एक वीडियो कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंडियन जीके और झारखंड जीके का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप 8809474880 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि हाइड्रा और खमीर द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है। हाइड्रा एंड ईस्ट आर एबल टू रिप्रोड्यूस बाय, ऑप्शन में दिया है मियोसिस, मिटोसिस, बाइनरी फिजन और बडिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बडिंग। क्यों होगा तो मैं बताता हूं कि हाइड्रा जो है और जो ईस्ट है इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के कारण होता है। बडिंग कहते हैं किसे हैं तो हाइड्रा यूजे रीजनरेटिव सेल्स वेयर ये बर्ड एक्सपेंड या बर्ड है वही क्या होता है आगे जाके फैलता है, बढ़ता है एज एन आउट ग्रोथ बिकॉज ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन। इसमें मल्टीपल टाइम्स सेल डिवीजन होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, और इसमें हाइड्रा और ईस्ट दोनों आते हैं, इसलिए इसे हम बडिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रा हुआ, ये क्या होता है आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर इससे या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और ये जो पहले वाला रूप था उसमें देखिए फिर से आ जाता है, ये वाला भी पहले वाला रूप में आ जाता है, फिर आगे जाके यह ऐसे ग्रो करता है, इससे ग्रो, फिर इससे क्या होगा आगे जाके इसी प्रकार यह बटेगा और यह कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है जिसे हम बडिंग कहते हैं। सेम जो होता है आपका ईस्ट में भी होता है। ईस्ट में देखिए ये ईस्ट हुआ, इसमें एक बर्ड निकला, ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा हो गया, फिर जैसे कुछ बढ़ता है फिर यह 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, फिर यह प्रोसेस चलता रहता है और अनेक प्रकार के ईस्ट, इससे अनेक ईस्ट पैदा होते हैं और इस क्रिया को हम बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है छवि को रेटिना पर ले जाने के लिए, छवि की स्पष्टता के लिए एक अवतल लेंस को आंखों के सक्षम रखा जाता है, अर्थात यह कनकेव लेंस जिसका पावर माइनस है इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, आई मूविंग द इमेज बैक टू द रेटिना एंड क्लियरिफाइंग द इमेज। आपको मालूम है कि ये जो होता है बीमारी उसे मायोपिया कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है फिगर से आप समझेंगे कि मायोपिया में क्या होता है कि रेटिना से पहले जो होता है इमेज बनना शुरू हो जाता है, तो फिर से रेटिना पर ले जाने के लिए इसमें क्या होता है कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है जिसका पावर क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। और इस बीमारी को क्या कहते हैं तो इस बीमारी को मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये पहले भी अपने वीडियो लेक्चर में समझा चुका हूं और वीडियो सीरीज में भी मैं काफ़ी डिटेल से मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो अलग अलग आँख से संबंधित जो रोग हैं उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें रेटिना से पहले इमेज बनना लगता है, फिर इसमें हम कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं तो फिर से बैक टू रेटिना पे इमेज बनता है। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में अर्थात दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि इमेज जो है यह रेटिना के बाहर बनता है, फिर से इसमें जब हम कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं तो वह रेटिना पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है संवाहक का प्रतिरोध निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है, ठीक है। संवाहक मतलब रेजिस्टेंस, जो तार का रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, संवाहक की लंबाई पर अर्थात लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, अर्थात ये किस पे डिपेंड करता है, किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस होता है किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन में दिया है ए बी सी, बी सी, ए बी सी, ओनली सी, तो इसका आंसर होगा ए बी सी तीनों। क्यों तो देखिए ये मान लीजिए तार है, क्या है तार है, तो किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है एरिया पे, लेंथ पे, रेजिस्टिविटी पे, ये तो अलग चीज है।
तो ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये सभी पर ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो नेचर ऑफ द कंडक्टर तो यहाँ नहीं दिया है कि किस मटेरियल का बना है। कहने का अर्थ है किसी तार का जितना ही ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, किसी तार का लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये सारे इस पे डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ किस मटेरियल का बना है, जैसे चांदी का तार है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, लेकिन लोहे का तार यदि लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, संवाहक की लंबाई अर्थात लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो ये होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर ये भी होगा, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर ये भी होगा, यानी ये तीनों पे डिपेंड करता है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर ए बी सी, राइट। नेक्स्ट है चुंबकीय रेखा एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ऑप्शन में दिया है कि यह क्या फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स अंडर हाई पीडी, ट्रू अंडर हाई पीडी। तो इसका आंसर क्या होगा कि यह जो है आपका ट्रू है। मैग्नेटिक लाइन्स जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। उसके देखिए ये मैग्नेटिक हुआ, ये मैग्नेट हुआ, इसके कारण जो लाइन होता है आप देख सकते हैं इस प्रकार का बनता है। तो इसका क्या है, सबसे पहले द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस इज फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, तो मैग्नेट के कारण जहां जिस क्षेत्र तक उसका प्रभाव को महसूस किया जाता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये जो लाइन है यह मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है, ये सारे जो लाइन आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड्स का लाइन है। ठीक है, और ये जो होता है क्राउडेड एट पोल्स, पोल्स पर क्या होता है ज्यादा घना हो जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, तो पोल पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। कहाँ पे ये लाइन ज्यादा घने होते हैं, क्राउडेड होते हैं, तो पोल पर ये लाइन जो है ज्यादा क्राउडेड और घने होते हैं। ठीक है, और इसको हम देख नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट सी द मैग्नेटिक फील्ड बट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ कर्व्स। इसको एक सेट ऑफ कर्व्स से इसको हम दर्शा सकते हैं अराउंड मैग्नेटिक कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ईच लाइन इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, यह हमेशा बंद होता है और लगातार होता है। देख सकते हैं सारे जो लाइन्स है कर्व्स है और बंद है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ये जो है नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होते हैं, अर्थात नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल तक आते हैं, इसलिए इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं एरो का इधर है। क्यों, ये नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की तरफ पहुंचता है। ठीक है, एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और देख सकते हैं यहीं से क्वेश्चन पूछा गया आपका कि आप देख रहे हैं ये लाइन्स कहीं भी इंटरसेक्ट किया नहीं किया है, अर्थात ये जो लाइन्स होते हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और सबसे लास्ट दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स, ये पोल्स के आसपास ज्यादा घने होते हैं। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसको आप ध्यान में रखें, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब यहीं से पूछा गया मैग्नेटिक लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या हुआ कंटिन्यूअस कर्व होता है, क्या पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। ठीक है, किस पोल से निकलता है, तो नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल की तरफ जाता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है किसके, मैग्नेटिक लाइंस के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान आंख 25 सेंटीमीटर से अधिक स्पष्ट देखने में असमर्थ है क्योंकि आंख की निश्चित सीमा के बाहर सिकुड़ने में वह सक्षम नहीं होता है, अर्थात यह नॉर्मल आई is unable to clearly see the object placed closer than 25 centimeter because the या fill in the blanks है eyes are unable to contract beyond a certain limit। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम कोई वस्तु को अपने आंख से 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी में रखते हैं तो उसे देखने में हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्या रीजन है। ठीक है, तो ऑप्शन में है कोरोना के कारण, आईबॉल्स के कारण, रेटिना के कारण, या फिर सिलेरी मसल्स जो होता है पचभामिका जो पेशी कहते हैं, पचभामी से पेशिका या पेशी। तो ये क्या होता है, ये सिलेरी मसल जो होता है उससे कम उससे ज्यादा वो अपने आप को कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है।
ठीक है, जिसके कारण हम उससे कम की दूरी पर रखी हुई जो वस्तु उसे अच्छे से नहीं देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिलियरी मसल। आप यहाँ देखिए कि ये आंख का मसल हुआ है यहाँ पे, तो दूर की वस्तु तो आप देख लेंगे, लेकिन नियर की वस्तु आप 25 सेंटीमीटर से कम रखते हैं तो वो उससे ज्यादा वह सिकुड़ नहीं सकता कि उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात नियर पॉइंट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एंड स्टिल फॉर्म ए फोकस्ड इमेज ऑन द रेटिना। नियर पॉइंट वहां कहते हैं जहां से रेटिना पर एक क्लियर इमेज बन सके विद इन द आई एकोमोडेशन रेंज, अर्थात आपका आई वहां पे अपने आप को एकोमोडेट कर सके। ठीक है, द अदर लिमिट टू आई एकोमोडेशन रेंज इज द फार पॉइंट। एक तो दूर दृष्टि होता है जो मतलब वो अनंत तक होता है, इन्फिनाइट तक होता है। ये नॉर्मल आई इज कंसिडर टू हैव ए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका ये सिलियरी मसल जो होता है इसे कम पर अधिक किसी वस्तु को रखते हैं तो वो अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर सकता, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को शीतलक के रूप में इसकी वजह से प्रयोग किया जाता है। क्या कारण है कि वाटर को कूलेंट के रूप में प्रयोग करते हैं? वाटर इज यूज्ड एज ए कूलेंट बिकॉज ऑफ इट्स, तो ऑप्शन में दिया है लोअर डेंसिटी, इजी अवेलेबिलिटी अर्थात, उसके बाद है लो स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट अर्थात कम घनत्व के कारण, आसान उपलब्धता के कारण, कम विशिष्ट गर्मी के कारण, उच्च विशिष्ट गर्मी के कारण। तो इसका आंसर होगा हाई स्पेसिफिक हीट, उच्च विशिष्ट गर्मी। पानी तो आसानी से उपलब्ध है, क्या ऑक्सीजन भी तो आसानी से उपलब्ध है, हवा भी आसानी से उपलब्ध है, तो उसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जो पानी का स्पेसिफिक हीट है वो काफी ज्यादा है, वो अपने अंदर बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके रख सकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाटर इज मोस्ट कॉमन कूलेंट, इट्स हाई हीट कैपेसिटी और लो कॉस्ट, इसका लागत भी कम पड़ता है, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट जो है वो काफी ज्यादा होता है, और यही कारण है कि यह सुटेबल होता है हीट ट्रांसफर में। ठीक है, इट्स यूजुअली यूज्ड एज एडिटिव्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कोरेजन इनहिबिटर्स के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, एंटी फ्रीजर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पानी का। हैवी वाटर इज या न्यूट्रॉन मॉडरेटर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूट्रॉन मॉडरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्यों? वाटर का स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा होता है। बिकॉज वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट कैन टेक अवे अ लॉट ऑफ एनर्जी विदाउट बॉइलिंग, बिना यह बॉइल किए बहुत सारे एनर्जी को अपने अंदर में खपत कर सकता है। राइट, इसीलिए इसका प्रयोग कूलेंट के रूप में करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु की कक्षा में मौजूद होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑर्बिट ऑफ द एटम्स। ऑप्शन में है इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अर्थात पूछा गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। ठीक है, तो यह सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम लोकेटेड इन द आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल में लोकेट होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और दैट कैन बी ट्रांसफर टू शेयर्ड विद अनदर एटम, इसी के द्वारा वो क्रिया बनाते हैं, इसी के कारण वह एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। देख सकते हैं, मान लीजिए यह न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके जो सेल होते हैं, मान लीजिए यह सेल है के, एल और एम। ठीक है, के, एल और एम, तो यह जो आउटर मोस्ट सेल होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सारे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होता है। राइट, या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दोनों कह सकते हैं, सेल को ही ऑर्बिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के पानी में क्या होता है? राइस वाटर कंटेंट्स, चावल का जो पानी होता है अर्थात चावल बनाने के बाद या धोने के बाद जो चावल होता है उसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन में दिया है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। तो मैक्सिमम लोग क्या सोचेंगे, देखिए फैट और प्रोटीन को तो इलिमिनेट कर देंगे, कट कर देंगे, लेकिन कंफ्यूजन होगा उनको कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम लोग बचपन से जानते हैं कार्बोहाइड्रेट चावल में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन यहाँ चावल में नहीं पूछा जा रहा है, चावल के पानी में। तो चावल के पानी में स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। ठीक है, फैट क्या है, बादाम हो गया, काजू हो गया, मतलब घी हो गया, उस समय फैट पाया जाता है। प्रोटीन्स भी आपका बादाम, काजू हो गया, चना हो गया, दाल हो गया, अंडा, मांस, मछली वगैरह में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन चावल के पानी में स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा चावल के पानी में, ठीक है,
इसके अलावा क्या है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है, अमीनो एसिड भी पाया जाता है, विटामिन ई भी थोड़ा मात्रा में पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के कारण क्या होता है, कैंसर वाले उत्पन्न करने वाले जो सेल होते हैं हमारे शरीर में, उसको यह खत्म करता है। कौन? एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है। तो चावल का पानी को आप बेकार ना समझे, यह काफी लाभदायक होता है। नेक्स्ट है वामहस्त नियम। तर्जनी वेग सदिश यहाँ भी की दिशा को मध्यमा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बी को दर्शाता है, और अंगूठा किस दिशा को दर्शाता है। फ्लेमिंग का आप जो राइट हैंड रूल है उससे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह किसको दर्शाता है? मैग्नेटिक फील्ड को, इंड्यूस्ड करंट को, मोशन ऑफ कंडक्टर को। ऑप्शन में है नन, तो यह दर्शाता है मोशन ऑफ कंडक्टर को। तो सबसे पहले देखिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता क्या है, तो कहता है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट हो और मोशन ऑफ कंडक्टर हो, तो उसका डायरेक्शन के बारे में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताता है। वो बताता है कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है उधर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, मिडिल फिंगर की तरफ जो है आपका इंड्यूस्ड करंट होगा, और थंब की तरफ मोशन ऑफ द कंडक्टर होगा। क्या होगा? मोशन ऑफ द कंडक्टर होगा, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बताया जाता है, यही वही इस चीज को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम मिट्टी से प्राप्त किए गए या फिल इन द ब्लैंक्स है और खनिज का संवहन करता है, अर्थात द जाइलम मूव्स एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। तो जाइलम किस चीज को? तो मिनरल्स के साथ साथ वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, संवहन करता है। तो ऑप्शन में दिया है साल्ट्स को, वाटर को, नाइट्रोजन को, बैक्टीरिया को। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? वाटर को। देखिए आप जानते हैं पेड़ पौधों में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य दो तक करते हैं, एक जाइलम दूसरा फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम जो है आपके लवण को, खनिज को, वाटर को लेके जाता है, और फ्लोएम जो होता है सूर्य के द्वारा जो खाना बनता है फिर वह पत्तियों के माध्यम से पूरे जड़ तक लेके कार्य करता है, ठीक है। एक ले जाने का कार्य करता है, और ये जो फ्लोएम है वो ले जाने का भी और ले आने का भी कार्य करता है। जाइलम हमेशा सिर्फ ले जाता है। जाइलम क्या है, आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन सिर्फ ऊपर की हो, वह इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ वाटर और मिनरल्स जो है उसका ट्रांसपोर्ट करता है मिट्टी से प्राप्त करके, ठीक है। जबकि फ्लोएम क्या है, खाना को विभिन्न भागों तक, विभिन्न शाखाओं तक, जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ, ठीक है, इसमें जाइलम में क्या होता है, किसी भी प्रकार के इनवॉल्व्स सेल के बीच में नहीं पाया जाता है, और यह वन वे होता है। जबकि फ्लोएम जो है इसमें इनवॉल्व्स पाए जाते हैं और यह टू वे होता है, ठीक है। और आउटर सेल्स आर नॉट लिविंग, इसका जो आउटर सेल होता है वह जीवित नहीं होता, जबकि इसका आउटर सेल्स जो होता है लिविंग होता है, लेकिन इसके लिए उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फ्लोएम जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारे पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, जो भी बच्चे ये सीरीज को कंटिन्यू देख रहे होंगे या जरूर फील किए होंगे कि सारे क्वेश्चन एक फिक्स पोर्शन से ही पूछे जा रहे हैं, फिक्स टॉपिक से ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यदि आप उन सब टॉपिक को भी अच्छे से कवर करते हैं, इस सीरीज को ही अच्छे से देखते हैं, तो आपका यकीन मानिए सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल सही होंगे, ठीक है, और आपका सारा कॉन्सेप्ट साइंस का भी क्लियर हो जाएगा। वायुमंडलीय हवा में कार्बन के निशान के रूप में क्या पाया जाता है? एटमॉस्फेरिक एयर हैज ट्रेसेस ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में कार्बन पाया जाता है वायुमंडल में? तो आप सभी जानते हैं कि यह कोल में तो वायुमंडल में कोयला पाया नहीं जाता, हीरा पाया नहीं जाता, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर की बात किया जा रहा है। ये दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको, तो आपको सभी को मालूम है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपको मालूम है वायुमंडल में हमारा 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। जब किसी चीज को आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पाया नहीं जाता, वो जलाने के बाद बनता है, और बचे हुए परसेंट में आर्गन हो गया और धूलकन हो गया, या फिर अन्य गैस जो हीलियम है या फिर अन्य जो गैस हैं वो सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सदिश राशि वह मात्रा होती है जो परिणाम और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स से वर्णित है, अर्थात वेक्टर आर क्वांटिटीज दैट आर फुली डिस्क्राइब बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा? तो आपको मालूम है वेक्टर और स्केलर दो प्रकार के क्वांटिटीज होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, क्या हो? डायरेक्शन हो,
उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो उसे हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो दो प्रकार के राशि होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो तो वह वेक्टर होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वह स्केलर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्शन, राइट। अब हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर में क्या क्या आता है, यहां से भी एग्जांपल पूछा जाता है। 4 एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। यहीं पे देखिए वॉल्यूम तो होगा नहीं, वॉल्यूम क्या स्केलर क्वांटिटी है, और या तो सिंपल आपका वेक्टर क्वांटिटी का परिभाषा पूछा गया है तो वो तो हाइट भी नहीं होगा, स्पीड भी नहीं होगा, डायरेक्शन होगा। तो स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत में लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, इंट्रोपी, वर्क, पावर, ये सारे जो है स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किसमें होता है? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पाया जाता है। यह स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, परिणाम पाया जाता है। अर्थात स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया? यह स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के तत्व के नाभिक में स्थिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एच। ऑप्शन में दिया एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर। क्यों? तो एटॉमिक मास किसको कहते हैं? तो मास नंबर जो होता है ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, और इसे ही हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों? न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो आयंस हैं, जिसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को दोनों को मिलाकर हम उसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और यही मास नंबर कहलाता है। क्यों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू होता है मास नंबर, अर्थात n + p इक्वल टू मास नंबर। क्या? मास नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए ये सोडियम है, तो सोडियम में 23 क्या है? ये प्रोटॉन है, इतना ही इसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इसका जो मास नंबर हो जाएगा, 23 इसमें क्या है? ये मास नंबर है। 23 क्या है? मास नंबर है। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा ये, एटॉमिक नंबर। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होती है 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। किसका? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों को मिलाने से जो नंबर प्राप्त होता है वो आपका मास नंबर कहलाता है। और सोडियम का मास नंबर यहाँ पे 23 है। तो आप समझ गए कि किसी तत्व के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होता है उसी को हम मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं, अर्थात एटॉमिक मास नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों और पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जो दूसरे पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषी, विषमपोषी, ठीक है, केमोट्रॉप या फिर फोटोट्रॉप। तो क्या कहेंगे उसे? तो उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, विषमपोषी। जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हों, जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और जो प्राणी अपना खाना खुद से बना ले उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, वो अपना खाना क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश की उपस्थिति में खुद से बनाते हैं, इसलिए उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना पोषण स्व करता हो, खुद करता हो, ठीक है, तो उसे स्वपोषी कहेंगे। लेकिन जो खाना दूसरे पर निर्भर होता है अपने खाने के लिए उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे का डिटेल्स दे दिया है। ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जबकि फोटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैप्चर प्रोटॉन्स इन ऑर्डर टू एक्वायर एनर्जी, जो एनर्जी को प्राप्त करने के लिए प्रोटॉन्स को कैप्चर करता है। उसके बाद केमेटोट्रॉप्स क्या होता है? आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो ये अलग अलग परिभाषा है। ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सबका डिफरेंस मैं दे दिया हूँ, आप इस चार्ट के माध्यम से आप इजिली देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स में मैंने पिछले सीरीज में भी डिस्कस कर लिया, तो एक ही चीज को बार बार डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन सामग्री को शरीर से बाहर विभाजित करते हैं और फिर अवशोषित करते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट। तो वो कौन से ऐसे हैं? जैसे इंसेक्ट, मशरूम, प्लांट और ह्यूमन बींग्स में कौन ऐसा करता है?
जो अपने भोजन सामग्री को शरीर से बाहर तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। तो यह जो है मशरूम करता है, कीड़े मकोड़े भी नहीं करते हैं। पौधे तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, मनुष्य तो ऐसा करता नहीं है। तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके इसे इजीली बना सकते थे, तो वह मशरूम होगा। मशरूम क्या करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म लाइक मशरूम एंड बियर्ड मोल्ड जो होता है सीक्रेट एंजाइम्स, वह एक प्रकार का एंजाइम को सीक्रेट करते हैं एंड डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड, या बाहर खाना छोड़ते हैं। एंड डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब इनटू द बॉडी ड्यूरिंग ग्रोथ, या जैसे जैसे बढ़ता है इस चीज को वह फिर एब्जॉर्ब करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, यदि यह पूछा जाए कि यह प्रोसेस क्या कहलाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यह एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोनिक न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप एक बार जरूर देख लें। इसका एग्जांपल क्या है, तो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत में मशरूम, बियर्ड मोल्ड आता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत में खसकुट्टा आता है। होलोजोनिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत में अमीबा, पैरामीशियम जो होता है, पक्षी हो गया, मछली हो गया, ह्यूमन बींग्स, ये सब होलोजोनिक न्यूट्रिशन करते हैं। इसमें क्या होता है, इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट, डायरेक्ट खाना लेते हैं और डायरेक्ट इसे पचाते हैं, तो वो होलोजोनिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या हुआ कि इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो जीवित प्राणी होता है उससे अपना खाना प्राप्त करते हैं, विदाउट किलिंग देम, उसको मारते नहीं है लेकिन उस पर रह के अपना खाना प्राप्त करते हैं, तो वह खसकुट्टा कहलाता है। सेप्रोट्रोपिक में तो आपको बता दिया कि इसमें क्या कहता है कि बाहर ये खाना छोड़ते हैं डिकेइंग के माध्यम से और फिर वह एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल निकायों में मनुष्य के मल का निपटान होने के कारण उसमें निम्नलिखित बैक्टीरिया पाया जाता है। द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज फाउंड इन वाटर बॉडीज ड्यू टू द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा इन द देम। तो कौन सा इसमें बैक्टीरिया पाया जाएगा, जियार्डिया, लाम्बिलिया, क्रिप्टोस्पोरोडियम, ई कोलाई और कोलीफॉर्म। तो इसमें जो पाया जाता है कोलीफॉर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलीफॉर्म पाया जाता है। कोलीफॉर्म क्या होता है, यह इन्वायरमेंट और जो मनुष्यों का मल होता है या फिर वार्म ब्लडेड जो एनिमल होते हैं, ह्यूमन्स बीइंग होते हैं, उसके मल में यह पाया जाता है, ठीक है। और यह जनरली यह इलनेस के कारण नहीं बनता है लेकिन यह मल में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ये जियार्डिया लाम्बिया कहाँ पाया जाता है, सबके बारे में मैं डिटेल से बता दे रहा हूँ। तो इसका दूसरा नाम जो है जियार्डिया इंटेस्टिनल्स भी है और इसे जियार्डिया लाम्बिलिया भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जियार्डिया लाम्बिलिया भी कहते हैं। और यह एक प्रकार का फ्लैगेटेड पैरासाइट है और इसके कारण डायरिया का कंडीशन भी उत्पन्न होता है, जो डायरिया बीमारी होता है इसके कारण हो जाता है। इसी प्रकार जो ई कोलाई का पूरा नाम है लिस्टीरिया कोलाई है, इसे शॉर्ट में ई कोलाई के नाम से जानते हैं और इसका जो शेप होता है रोड शेप का होता है, ठीक है। और यह कहाँ पाया जाता है, तो लोअर इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, जो जिसका खून जो होता है गर्म होता है उसके इंटेस्टाइन के निचले भाग में यह पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टोस्पोरोडियम जो है यह मैक्रोस्कोपिक पैरासाइट है और यह भी डायरिया का कारण बनता है कभी कभी। और यह पैरासाइट और यह डिजीज का यदि कॉमनली नाम जो यदि पूछा जाए तो वह क्रिप्टो कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिप्टो कहलाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं आपको, इसलिए मैंने इसे पॉइंट में नोट करके आपको दे दिया। नेक्स्ट है सौर कुकर, यहाँ पे सौर कुकर होगा। में सपाट दर्पण और ग्लास शीट की क्या भूमिका है, जो ग्लास यूज किया जाता है उसका क्या रोल है। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेन मिरर एंड ग्लास शीट इन सोलर कुकर। सोलर कुकर होता है उसमें प्लेन मिरर और ग्लास शीट का क्या उपयोगिता है। तो ऑप्शन में है कुकर के सौंदर्य मूल्य के लिए, पक रहे भोजन के प्रतिबिंब को रोकने के लिए, पकाने के बर्तनों की और सभी सूर्य किरणों को मोड़ने और गर्मी को पकड़ने के लिए, कुकर के रूप में जांचने के लिए। तो देखिए आप ऑप्शन को नहीं भी जानते हैं ना तो इसे आप सिंपल एलिमिनेट करके बना सकते हैं। कुकर के सौंदर्य मूल्य के लिए क्या ग्लास का प्रयोग क्यों करेगा भाई, दूसरे चीज का भी प्रयोग कर सकता है, प्लास्टिक का भी कर सकता है, ये तो होगा नहीं। पक रहे भोजन के प्रतिबिंब को रोकने के लिए, पक रहे भोजन का इमेज बन ही जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। कुकर के रूप में जांचने के लिए, तो सिर्फ जांचने के लिए ग्लास का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, टू डाइवर्ट ऑल द सन रेज टू आवर कुकिंग यूटेंसिल्स एंड ट्रैप हीट, ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, सी, सूर्य के किरणों को मोड़ने और गर्मी को पकड़ने के लिए, ठीक है। और ये सोलर कुकर है तो ये सन जब पड़ता है तो इसमें इस ग्लास का इसलिए प्रयोग किया जाता है प्लेन मिरर का, क्योंकि यह मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे पड़ता है और रिफ्लेक्ट होकर यह सिर्फ कुकर में जाता है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम हीट को गेन कर सके,
राइट, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है रिफ्लेक्टर के रूप में। प्लेन मिरर को रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है, सनलाइट जो आता है, ठीक है। और ये ग्लास शीट उसको मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। इसके बाहर का जो होता है थर्मोकोल पर प्रयोग किया जाता है ताकि हीट का ट्रांसफर नहीं हो सके इन्वायरमेंट में, ठीक है। और अंदर में इसका इनर मटेरियल में पेंटेड ब्लैक कलर का प्रयोग किया जाता है। ये भी पूछा गया है कि किस प्रकार का रंग प्रयोग किया जाता है, ब्लैक कलर का, क्योंकि आपको मालूम है ब्लैक कलर का जो भी कपड़ा हो या सामग्री हो मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम रेज को एब्जॉर्ब करता है अपने। तो सबका साइंटिफिक रीजन है प्रयोग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों की तुलना में छोटी आंत होती है, सही है या गलत है? इन हर्बीवोरस एनिमल्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इज दैट इन कार्निवोरस। तो इसमें क्या है, लॉन्गर, शॉर्टर, इक्वल और स्लिमर क्या है? लंबा पाया जाता है शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों की तुलना में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह लंबा पाया जाएगा, छोटा पाया जाएगा, कि बराबर पाया जाता है या पतला पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लॉन्गर। सॉरी, कंपेयर किया जा रहा है ना शाकाहारी प्राणियों में, सॉरी यहाँ आंसर ये गलत हो गया है, यहाँ पे लॉन्गर हो जाएगा, यहाँ पे लॉन्गर, ये छोटी नहीं होगा, यहाँ पे अब लॉन्गर कर लें। क्यों? तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हर्बीवोरस। जो शाकाहारी लोग होते हैं उसका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है इन कंपेरिजन टू कार्निवोरस। क्यों? तो हर्बीवोरस लोग क्या होते हैं, जनरली सिर्फ और सिर्फ घास फूस, फल सब्जी वगैरह खाते हैं। और आपको मालूम है घास फूस हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। क्या? सेलुलोज का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है और सेलुलोज को पचाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आप मांस, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मांस को पचाना मुश्किल है कि साग सब्जी को ज़्यादा पचाना मुश्किल है? तो आप ध्यान रखिएगा, मांस को पचाना आसान है लेकिन साग सब्जी को पचाना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, जिसके कारण इसको पचाने में ज़्यादा समय लगता है। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स ए लॉन्ग टाइम, और यही कारण है कि स्मॉल इंटेस्टाइन उसको लंबा चाहिए। ज़्यादा समय का कैसे मिलेगा जब उसका इंटेस्टाइन लंबा होगा, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दैट दे ईट। वह किस प्रकार का भोजन लेते हैं उस पर यह डिपेंड करता है कि उसका इंटेस्टाइन लंबा होगा या छोटा होगा। हर्बीवोरस नीड्स ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो शाकाहारी जीव होते हैं उसको लंबा इंटेस्टाइन चाहिए, ठीक है। क्यों? सेलुलोज को अच्छे से पचाने के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फिगर में, ये हिरन है और ये सियार है। तो सियार क्या है, ये कार्निवोरस है, मांस को खाने वाला है, और हिरन सिर्फ और सिर्फ हर्बीवोरस होता है। तो इसका देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंपेरिजन टू सियार जो है उससे लंबा है। क्यों लंबा है? क्योंकि यह सेलुलोज से बने हुए पदार्थ को ज़्यादा खाता है, घास फूस, सब्जी, हरे घास वगैरह खाता है, तो उसको उसमें सेलुलोज पाया जाता है। उसको पचाने के लिए लंबा इंटेस्टाइन चाहिए, इसलिए इसमें लंबा होता है, इसमें छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के पहले नियम को कभी कभी कहा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज समटाइम्स रेफर्ड एज। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ स्पीड, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स। तो ये कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये मैं आपके वीडियो लेक्चर में भी ये सब सारे चीज़ को काफ़ी डिटेल्स में क्लियर किया। आप देख रहे हो, जो भी बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर को देखे होंगे ये जरूर फील कर रहे होंगे कि मैं तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हूँ। हमारे जो हेडिंग है डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जो भी क्लास लिए होंगे वीडियो लेक्चर का, हमारे जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे ये जरूर फील कर रहे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन उनके लिए कितना आसान है, ठीक है। तो न्यूटन के पहले गति नियम को हम लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों? इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया जड़त्व को कहते हैं, और जड़त्व जिसका मास जितना ही ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ये 300 kg का एक बॉडी है, ये 30 kg का बॉडी है, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्टेड बाय ऑन अनबैलेंस फोर्स। कि कोई व्यक्ति अपनी स्थिति को तब तक बनाए रखेगा जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स आके कार्य नहीं करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे दाहिनी और 18वीं में उत्कृष्ट गैसें होती है पीरियोडिक टेबल में, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, रेडॉन हो गया। उनके सबसे बाहरी कोषों में अर्थात सबसे बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ग्रुप 18 ऑन एक्सट्रीम राइट साइड पोजीशन कंटेन्स नोबेल गैस। देयर आउटरमोस्ट शेल कंटेन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया है 8, 18, 2 और 31 कितने होते हैं,
ठीक है, तो इसका आंसर होगा 8। आप देख सकते हैं, आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ा रहा था आप देखे होंगे, मैं आपको सारे चीज़ को वहाँ ट्रिक से भी याद करवाया था, जैसे हलीना को रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रे, ठीक है, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक से, ये सारी चीज़ को मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से याद करवाया था। तो यह ग्रुप 18 जो कहलाता है, इसमें इनर्ट गैस नोबेल गैस पाया जाता है। इसमें हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जीनोन होता है, रेडॉन होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आटोमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप देख सकते हैं हीलियम को छोड़कर सभी में आटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्यों होता है, तो हीलियम की जो एटॉमिक नंबर है वो 2 ही है, तो 2 में ही यह खुश हो जाता है, लेकिन नियोन का 10 होता है। इस प्रकार इसका आटोमोस्ट सेल में जो होगा 8 होगा। आप काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 2 2 4 2 6 2 8। तो जितना है नियोन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनोन हो, सबके आटोमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, 8 है। इसीलिए यह इनर्ट गैस कहलाता है, क्योंकि वह अपने आप को स्टेबल कर लेता है, वह स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, ठीक है, इसलिए वो एक्टिव नहीं होता है। जो व्यक्ति स्टेबल है वह क्यों मेहनत करेगा, जो अनस्टेबल है वो मेहनत करता है ना। उसी प्रकार ये सारे गैस जो है इनर्ट गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप में परिपूर्ण है, स्टेबल है, इसको जरूरत नहीं है किसी से रिएक्शन करने को के लिए इलेक्ट्रॉन ना इनको इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना है, इसलिए स्टेबल है। तो इसका आटोमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 8 पाया जाता है, राइट। तो ये 2020 सीरीज का नंबर ऑफ क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप देखेंगे कितने सारे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर किया, ठीक है। यदि आपको हमारा कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस सीरीज में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।